जी तो बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर को पढ़ा था, जिसमें हमने सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन, या जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? जिसमें एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को बताती है। हम स्टडी करते हैं जी हमारे पास ये किस तरह से हमें इसको रिलेशन कर बताती है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज फॉर गैसेस लॉ। तो गैस लॉ हमारे पास सबसे पहले हमने जो स्टडी किया था वो बॉयल्स लॉ को हमने स्टडी किया था। तो बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता था? बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो सेम एज, यानी हमारे पास जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता जाता है, कम होता जाता है, उसमें हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सेम एज हमने चार्ल्स लॉ को स्टडी किया कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं। याद रखिएगा कि चार्ल्स लॉ में एक बात आप लोग जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, को कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि हम ये बात कर रहे होते हैं आइडियल के लिए। तो आइडियल केसेस के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तब जाके हमारी डेफिनेशन ठीक होगी। ये दो लॉज हमने क्योंकि पहले पढ़े हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में क्या कहता है? एवोगाड्रो लॉ में ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to number of moles जब temperature and pressure is constant। मतलब क्या है कि number of moles जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कहीं आप लोग दोस्त हैं, एक बाइक पे गए हैं, आप लोगों ने किसी ऐसी जगह का विजिट किया जो बहुत ही अच्छी आपको लगी है। अब आप लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी क्लास इसमें क्या करें, इस जगह का विजिट करें। आप आते हैं, आप अब दोस्तों को बताते हैं, आपकी पूरी क्लास कहती है जी हमने जाना है जी। अब उसके लिए आप लोग वो बाइक एक जो बाइक पे आप दोनों दोस्त गए थे, वो आपके पास वॉल्यूम इतना का इनफ नहीं है। आपके लिए उसके क्या करना पड़ेगा, बस वगैरह अरेंज करेंगे, उसमें आप सारे दोस्त आप बैठेंगे फिर जाएंगे। मतलब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बड़े हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, आप लोगों को ज़्यादा चाहिए था। सेम एज आपको पता है कि अगर 1 मोल कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर 6.020 हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, या उसमें कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी हमारे पास। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे। इसका मतलब हमें वॉल्यूम उसके लिए फिर क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे हमारा वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। इस तरह हमने वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ देखा बॉयल लॉ में, वॉल्यूम का रिलेशन हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ देखा चार्ल्स लॉ में, और वॉल्यूम का रिलेशन हमने एवोगाड्रो लॉ में देखा। तो हम अगर ये तीनों इक्वेशन हमारे पास बनी हैं 1, 2 और एक 3, हम इन तीनों इक्वेशनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, हमारे पास एक इक्वेशन बनती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और प्रेशर के साथ ये क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो उसके साथ एक इक्वालिटी आती है और साथ में कोई ना कोई हमारे पास एक कांस्टेंट हम लगाते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि हम लोग कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं, जो कांस्टेंट लगाएंगे वो हमारे पास R होगा, और उस R को हम लोग क्या कहते हैं, इस R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इस R को हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इस गैस को हम लोग जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। मतलब हम लोग क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमारे, या आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास जो कांस्टेंट होगा उसको भी हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, या आइडियल गैस कांस्टेंट, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू को जब हम कांस्टेंट की जगह पर R पुट करते हैं और ये P इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है P इज इक्वल टू NRT, NR और T। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बता रही है। ये देखें, इसमें प्रेशर भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, और टेम्परेचर भी आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ इसमें आ रहा है। तो ये ऐसी इक्वेशन है जो हमें इन सारों के बारे में रिलेशन बताती है। तो इसी को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कैसे कह सकते हैं, द इक्वेशन विच टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम,
नंबर ऑफ मोल्स एंड, क्योंकि जे आर हमारे पास कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर। इसको हमें जो डिस्क्राइब करती है ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये देखिए पी प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इक्वल किसकी है, नंबर ऑफ मोल्स जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जनरल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। तो हमने ये कहा कि PV इज इक्वल टू होता है nRT। अगर हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, जब n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर PV इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, RT के इक्वल आ जाएगा। इट मीन यहाँ पर हम लोग अगर R की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये T इसके साथ एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो PV ओवर T इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, R के लिए आ जाएगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम और जो टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो है वो किसके इक्वल है, एक जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल है। हम लोग कोई एक गैस लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग इनिशियल उसका प्रेशर P1 रख लेते हैं, इनिशियल उसका टेम्परेचर T1 रख लेते हैं, उसका इनिशियल वॉल्यूम हम V1 रख लेते हैं, और उसको हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं या वॉल्यूम चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करके उसी गैस के ऊपर, तो हम उसका एक रिलेशन जो निकालते हैं वो हमारे पास क्या आएगा, P1 V1 ओवर T1, R कांस्टेंट है, P2 V2 ओवर T2, ये एक ही गैस के लिए हम निकाल रहे हैं, ये भी किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अगर ये दोनों चीज़ें R के इक्वल है इसका मतलब P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसका मतलब कि ये हमारे पास दो गैसेस के लिए, अगर हम एक ही गैस को लेंगे, एक ही गैस के लिए जो हमारे पास डिफरेंट कंडीशन हम अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये जो आपस में इनका इक्वालिटी साइन में आएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो है कि हमने हाउ यू ड्राइव द गैस लॉज बाय जनरल गैस इक्वेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। आइडियल गैस, हाउ यू ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन बाय आइडियल गैस इक्वेशन। जी, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, और इस आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हाउ यू ड्राइव अ गैस लॉज बाय आइडियल गैस इक्वेशन। किस आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से आप गैस लॉज को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से गैस लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एज यू नो PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब बॉयल लॉ में अगर आपको याद है तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब देखें इस इक्वेशन में अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है तो R हमारे पास पहले ही एक कांस्टेंट है जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। मतलब ये पूरा फैक्टर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने बॉयल लॉ की सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें उसने ये कहा था द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें हमने P1 इज इक्वल टू V1, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कहा था। सेम एज अगर हम PV इज इक्वल टू nRT और यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को हम लोग यहाँ रखते हैं और प्रेशर को हम इधर ले आते हैं, इसके साथ डिवाइड करवा देते हैं, तो nRT ओवर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अगर हम चार्ल्स लॉ की अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो हमने कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो ये देखिए हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को जब कांस्टेंट रखा तो ये प्रेशर को हमने जब कांस्टेंट किया और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया तो R हमारे पास पहले ही एक जनरल गैस कांस्टेंट है, तो ये पूरा फैक्टर यानी ये सारा फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो बाकी सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, टेम्परेचर। इट मीन कि हम इस पूरे फैक्टर की जगह पर कांस्टेंट लिख देंगे और साथ में टेम्परेचर। इट मीन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ था। सेम एज हम लोगों ने कहा कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है P इज इक्वल टू nRT। अब वॉल्यूम अगर हमने निकालना है तो वॉल्यूम हमारे पास का प्रेशर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट याद है तो उसने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो ये देखें हमने जब इस इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर ये दो चीज़ों को हमने कांस्टेंट रखा और R हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारा फैक्टर जब कांस्टेंट के इक्वल हुआ तो उसकी जगह पर हमने कांस्टेंट लिख दिया और साथ में हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को। तो अगर हम कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन खत्म करते हैं दोबारा वही रिलेशन हमारे पास n, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और इस लॉ को हमने क्या कहा था, एवोगैड्रो लॉ। इट मीन कि आप आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हुए आप लोग उसको बॉयल लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रो लॉ को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन या ड्राइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें तो हम करेंगे जो हमने आइडियल गैस कांस्टेंट हमने पढ़ा था या जनरल गैस कांस्टेंट पढ़ा था, इसके हम यूनिट निकालेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे कि ये जो हमारे पास किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड नहीं करता, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे।